हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर क्लासेस। आज हम फिजिक्स का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो नीट के स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्रैश कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे ध्यान दीजिए। पहली चीज तो मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा इसमें, लेकिन ध्यान रखना आप इसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं होगा। ठीक है, डेरिवेशन में इसमें कोई डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें आपको शॉर्ट नोट्स बताऊंगा। ठीक है, मतलब कि जो ये क्रैश कोर्स होगा ये शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में है। आप इस क्रैश कोर्स को लिख सकते हैं, जो इसके अंदर मैंने फॉर्मूलाज वगैरह लिखे हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स हम इसमें बताएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नीट के होंगे, एम्स के होंगे, जेई मेन और जेई एडवांस के होंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन शीट्स दूंगा या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जो कि एनसीईआरटी एससी वर्मा पर बेस्ड होंगे। इसके अलावा उसमें अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, अब मैं आज का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले लेक्चर में हमने यूनिट पढ़ा था और डायमेंशन पढ़ी थी। ठीक है, यूनिट हम कंप्लीट कर चुके थे और डायमेंशन में हमने इसकी 2 एप्लीकेशंस कर ली थी और कुछ क्वेश्चंस करे थे, और इसके हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे जो कि नीट के लिए इम्पोर्टेंट थे। ये एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट थी और क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब इस लेक्चर में मैं आपको डायमेंशन की थर्ड एप्लीकेशन करूंगा और एरर करूंगा। यहाँ थर्ड एप्लीकेशन करेंगे हम। ये थर्ड एप्लीकेशन नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। पिछली 2 एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट थी लेकिन थर्ड उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थर्ड एप्लीकेशन करा के मैं डायमेंशन को तो कंप्लीट कर दूंगा और एरर स्टार्ट करूंगा और एरर को भी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, एरर करेंगे हम, इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एरर में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगी। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जो बच्चे अगर एरर पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को आगे बढ़ाकर एरर पढ़ लें, और जो बच्चे डायमेंशन पढ़ना चाहते हो तो वो पहले पिछला लेक्चर देखें, डायमेंशन को स्टार्टिंग से पढ़ें फर्स्ट लेक्चर में और फिर सेकंड लेक्चर तक कंप्लीट करें उसको। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन जो है फर्स्ट लेक्चर में है और जो अब करा रहा हूँ ये सेकंड लेक्चर में है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। यूनिट डायमेंशन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, डायमेंशन का कुछ पार्ट मैं इस लेक्चर में करा रहा हूँ और एरर स्टार्ट करके इसको कंप्लीट कर दूंगा। और इस लेक्चर में मैं आपको शीट दूंगा क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो एक्सरसाइज शीट भी मैं आपको इसके अंदर दूंगा, प्रैक्टिस शीट जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। ठीक है, इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखेंगे और कुछ पुराने कंपटीशन के क्वेश्चन होंगे जिनकी मैं आपको प्रैक्टिस करूंगा और उनके बेस पर हम तैयारी करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्ड एप्लीकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन की? टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हम रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, 2 हो या 3 हो। ठीक है, लेकिन हमें रिलेशन निकालना है किसके बीच में? फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन अगर मैं सिंपली कहूँ तो फॉर्मूला जो हम बनाते हैं वो रिलेशन ही होता है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। ठीक है, अब वो हम कॉन्सेप्ट से निकालते हैं लेकिन ये डायमेंशन से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दो कैसे निकालेंगे हम। जैसे मैं आपको पहले एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद में इसको कंप्लीट करूंगा। सपोज हम जानते हैं F बराबर mv² r। ठीक है, कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, याद होगा आपको, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसका फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो बाय डायमेंशन ये बात हमें पता होगी कि ये फोर्स की डायमेंशन और mv²r की डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, उन सबका फंडा यही है कि कोई भी फॉर्मूला कोई भी रिलेशन हो उनकी डायमेंशन सेम होना चाहिए। एक बार हम प्रूफ करके भी देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट। देखो m1 L1 T-2 फोर्स की डायमेंशन और मास की डायमेंशन कितनी आएगी? m1। ठीक है, वेलोसिटी कितनी आएगी? L1 T-1। ठीक है, उसका स्क्वायर, और यहाँ नीचे रेडियस होती थी इसकी आएगी L1। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा तो क्या आएगा? m1 L1 T-2
और इधर भी सोल्व होकर आएगा m1 L1 t माइनस 2। ठीक है, आप करके देख लेना। ये चीज हम जानते हैं पहले से, लेकिन मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं इसी चीज को, मान लो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला नहीं पता, हम इस फॉर्मूले को नहीं जानते। ठीक है, तो इस चीज को मैं डायमेंशन से कैसे रिलेट करूंगा, ठीक है, डायमेंशन से कैसे निकालूंगा इस फॉर्मूले को। तो ध्यान दो, सबसे पहले तो सपोज मान लो मैंने एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग के अंदर पत्थर बांध के मैं उसको घुमा रहा हूँ सपोज। ठीक है, तो मैंने उसको घुमाने के दौरान ये ऑब्जर्व करा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो एक तो मास के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एक वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है और एक रेडियस के प्रोपोर्शनल है। ये मैंने ऑब्जर्व करा। ठीक है, वैसे तो ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। ठीक है, ये तो मैं भी यहाँ समझा रहा हूँ टॉपिक, इसलिए बता रहा हूँ आपको, बाकी कौन किसके प्रोपोर्शनल होगा ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसको इसके प्रोपोर्शनल ले लिया ऑब्जर्व करके। ठीक है, और इनकी कुछ पावर्स मैंने यहाँ मान ली, सपोज ए बी सी। ठीक है, सपोज एबीसी मैंने इसकी पावर मान ली। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एबीसी पावर क्यों मानी है, क्योंकि रिलेशन निकालूंगा तो हो सकता है ये किसी अंडर रूट में आए, स्क्वायर में आए, माइनस की पावर में आए, किसी में भी आए, क्योंकि रिलेशन जो है हमें पावर से सेट करना होगा। ठीक है, अभी देखो आपको पता चल जाएगा। तो मैं कैसे सोल्व करूंगा इसे ध्यान देना। मैं इसे ऐसा लिखूंगा, एफ बराबर प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा के, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ के। फिर यहाँ आएगा मेरे पास एम ए वी बी और आर सी। ठीक है, अब मैं फोर्स की डायमेंशन लिख रहा हूँ यहाँ पर m1 L1 t माइनस 2। ठीक है, के अपनी जगह रह जाएगा। फिर मास की डायमेंशन कितनी आएगी, m1 और उसकी पावर आएगी a। इसी तरीके से वेलोसिटी कितनी आएगी, L1 t माइनस 1 और उसकी पावर आएगी b। फिर यहाँ पर r की कितनी आएगी, L1 और उसकी पावर आएगी c। ठीक है, अब ये जो पावर्स हैं मैं इनको अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, m1 L1 t माइनस 2। ठीक है, जब पावर्स को मैं अंदर डालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, एम ए, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, एल बी टी माइनस बी और एल सी। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, जो जो सेम सेम बेस के हैं उनकी पावर्स को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एम ए एल बी प्लस सी, क्योंकि देखो एल की दो टर्म्स हैं। ठीक है, और टी माइनस बी आ जाएगा यहाँ पर, ये मैंने कर दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पावर्स को कंपेयर करना है, या कहूँ तो इक्वेशन को कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करूंगा मैं पावर्स को, समझ गए बात को, ये इक्वेशन कंपेयर कर दो आप, इक्वेशन कंपेयर करोगे वैसी बात है, पावर ही कंपेयर करना पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ a बराबर मुझे क्या मिलेगा, 1। ठीक है, देखो क्योंकि यहाँ m की पावर a है और यहाँ n की पावर 1 है। अब ये दोनों आपस में बराबर तभी हो सकती है जब इनकी पावर्स बराबर हो, तो मैंने a बराबर 1 लिख दिया, एक चीज मिल गई। ठीक है, फिर b प्लस सी बराबर 1। ठीक है, और फिर है लास्ट माइनस b बराबर माइनस 2। ठीक है, तो मेरे को a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू यहाँ से मिल रही है, अगर मैं इसे काट दूं तो b बराबर 2 मिल रहा है, तो c की वैल्यू भी फटाफट मिल जाएगी। यहाँ पर 2 प्लस c बराबर 1 और c बराबर आ जाएगा आपके पास -1। ये तीनों पावर्स आपको मिल गए। अब ये तीनों फटाफट मैं यहाँ रख देता हूँ, तो क्या आएगा, f बराबर के अपनी जगह है m, a की जगह लिखूंगा 1, v की जगह लिखूंगा मैं 2, v और b, फिर b की जगह 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, और r में जो c था उसकी जगह मैं लिखूंगा -1। ठीक है, बस अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, तो f बराबर मेरे पास आएगा k एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि k बराबर कितना है, 1, तो f बराबर मिल गया आपको एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये देखो आप वही फॉर्मूला निकल गया जो फॉर्मूला हमने 11th में डेरिवेशन करके पढ़ा था, बड़ा सारा फॉर्मूला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये चीज हम डायमेंशन से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ डायमेंशन का एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि जो के होगा, के की जो वैल्यू है वो हम निकाल नहीं सकते, ये तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया है। लेकिन अब इस फॉर्मूले में तो हमने के बराबर 1 रख दिया, लेकिन कुछ जो फॉर्मूले निकलेंगे उसमें के की वैल्यू कुछ और होगी, अलग अलग होगी, कुछ में के की वैल्यू जो है 2 पाई होगी, तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए निकालना मुश्किल होंगी। ठीक है, ये निकलती नहीं है डायमेंशन से, तो ये एक तरीके से ड्रॉबैक है डायमेंशन का, ये एक लिमिटेशन मान लो आप। ठीक है, तो हम हर चीज का फॉर्मूला यहाँ ड्राइव नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ, नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c and Newton's gravitational constant g, capital G, are three fundamental constants. Which of the following combination of these has the dimension of length? आपसे ये कहा गया है कि एक प्लैंक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है और न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इनका एक रिलेशन बना हुआ है यहाँ पर चारों ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, कौन सा रिलेशन ऐसा है जिसकी डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन के इक्वल होगा, ये सवाल है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये तीनों चीजों की डायमेंशन पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट की पता होना चाहिए और जी की पता होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप निकाल लो फटाफट। देखो कैसे निकालेंगे। जैसे प्लैंक कांस्टेंट की अगर मैं निकालूं तो मैं प्लैंक कांस्टेंट का रिलेशन जानता हूँ, ई बराबर एच न्यू। ठीक है, और इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ एच बाय टी। ठीक है, तो एच बराबर कितना आएगा, ई टी। ठीक है, बस अब यहाँ से डायमेंशन निकाल लो आप। तो एच की डायमेंशन कितनी आएगी, देखो यहाँ पर एनर्जी की डायमेंशन लिखूंगा मैं m1 L2 T-2। ठीक है, और टाइम की डायमेंशन आएगी यहाँ पर T1। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास m1L2T-1। तो ये तो आपके पास एच की डायमेंशन आएगी। ठीक है, अब इसके बाद में मैं एच की डायमेंशन बाद में सी की डायमेंशन निकालूंगा। तो सी की डायमेंशन तो मुझे वैसे भी पता है क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट है तो ये तो L1T-1 ही होगी। ठीक है, अब मैं जी की डायमेंशन निकालता हूँ। तो जी की डायमेंशन निकालने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला लगा दूं, F बराबर G m1m2/r²। ठीक है, यहाँ या फिर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से भी निकाल सकता हूँ Gm/r²। और भी तरीके हो सकते हैं, जहां जहां जिस फॉर्मूले में कैपिटल जी आता हो आप किसी से भी निकाल सकते हो। तो मैं ये सेकंड वाले से यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर तो Gm1m2/r² सॉल्व करना थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो मैं सेकंड वाले रिलेशन से निकाल रहा हूँ। तो यहाँ देखो आप, कैपिटल जी बराबर क्या आएगा आपके पास, Gr²/m। ठीक है, अब जी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन है तो L1T-2। ठीक है, और ये डिस्टेंस हुआ करती थी यार, तो यहाँ आएगा L1 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे यहाँ क्या आएगा M1। ठीक है, तो G की जो डायमेंशन मुझे मिलेगी सॉल्व होके वो क्या मिलेगी, देखो यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं M-1L3T-2। ठीक है, ये मेरे पास G की डायमेंशन आ गई है। तो अब कुछ नहीं, रिलेशन निकालना है इसका। तो रिलेशन निकालने के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, वही लेंथ के प्रोपोर्शनल किसको रख दूंगा, एच को, ठीक है, सी को और जी को। ठीक है, ये मैंने तीनों चीजों को लेंथ के प्रोपोर्शनल रख दिया है। अब वही पावर्स मानूंगा। अब यहाँ ABCD पावर नहीं मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ एक टर्म सी खुद आ रही है ऑलरेडी, फॉर्मूले में सी आ रही, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं यहाँ XYZ मान लेता हूँ, एक्स इसकी पावर मान लेता हूँ, वाई इसकी मान लेता हूँ और जेड इसकी मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इनको डायमेंशनली इक्वल रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, M0 L1 और T0। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा मैं यहाँ पर तो एक कांस्टेंट आएगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ K। अब एच की डायमेंशन लिखूंगा तो क्या आएगा, M1 L2 T-1 और इसकी पावर कितनी आएगी, x। ठीक है, फिर सी के लिए लिखूंगा यहाँ L1 T-1। ठीक है, इसकी पावर आएगी y, और यहाँ क्या आएगा M-1 L3 T-2 और इसकी पावर क्या आएगी, z। ठीक है, अब देख लो, मैंने h की जगह h की डायमेंशन रख दी, सी की रख दी और फिर जी की रख दी। ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं है, एक इक्वेशन बनाना है मुझे इनके बीच में। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो, अगर आप लोग कहो तो मैं डायरेक्टली बना देता हूँ। पहले क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा छोटा करके करता हूँ, क्योंकि जो है टाइम ज्यादा चल जाएगा। तो मैं तो डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ, अगर कोई स्टेप आपको निकालना हो तो आप खुद सॉल्व करके निकाल लिया करो। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो अब यहाँ m की पावर 1 है और अंदर x आ जाएगा, और यहाँ इसमें m है ही नहीं, और यहाँ m की पावर -1 है, इसमें z आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ mx - z। ठीक है, दूसरी बात, अब l के लिए लिखूंगा तो यहाँ L2x आएगा, यहाँ Ly आएगा और यहाँ L3z आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ l, क्योंकि बेस में तो पावर एड हो जाएंगी, तो यहाँ L2x। ठीक है, आगे आएगा आपके पास प्लस
y और फिर आएगा +3z। ठीक है, अब t के लिए देखो तो यहाँ t माइनस एक्स, t माइनस वाई और t माइनस 2z, तो मैं डायरेक्ट t के लिए भी लिख देता हूँ यहाँ पर। t के लिए आएगा -x, ठीक है, -y और क्या आएगा -2z। ठीक है, ये तीनों चीजें आपकी आ चुकी हैं। अब मैं वही करूंगा, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा। तो कंपेयर करने पर x माइनस जेड बराबर तो 0 होगा। देखो m की पावर और यहाँ m की पावर इक्वल कर दी मैंने। ठीक है, दूसरी मैं यहाँ लिखूंगा 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर कितना आएगा, l की पावर यहाँ पर और ये l की पावर 1। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा t के लिए, तो यहाँ क्या आएगा -x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 0। ठीक है, ये मैं तीनों चीजें लिख चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं अब इनको सॉल्व करूंगा तो इनको सॉल्व करने पर मेरे पास आएगा x बराबर z बराबर आएगा मेरे पास 1/2। इन सबको सॉल्व करने पर क्या आएगा, x बराबर z बराबर 1/2 और इसके अलावा y बराबर आएगा मेरे पास -3/2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो भी इक्वेशंस मेरे पास आई हैं, जो भी वैल्यूज मेरे पास आई हैं एक्स वाई जेड की, इस एल वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। ठीक है, जब इस एल वाले फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या आएगा, देखो एल प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 1/2, ठीक है, सी की पावर -3/2, क्योंकि मैंने y की जगह कितना लिखूंगा -3/2। ठीक है, और g की पावर कितनी आएगी 1/2। ठीक है, तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब आप देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें गिवन है इन चारों ऑप्शन में से जिसमें h और g का तो क्या हो अंडर रूट, 1/2 का मतलब क्या है अंडर रूट, और नीचे डिवाइड में c की पावर 3/2 हो। मतलब ये जो माइनस का है नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, या फिर चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ इसे √HG अपॉन c की पावर 3/2। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नीट 2016 का पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ that can be formed out c, g and e square upon 4 pi epsilon naught is c is the velocity of light, g is the universal constant of gravitation and e is charge। मतलब ये कहा गया है कि मेरे सामने ये तीन क्वांटिटीज हैं c, g और e स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught। ठीक है, इनका कौन सा रिलेशन ऐसा होगा जिसकी डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन के इक्वल होगी। वही जो पीछे क्वेश्चन कराया मैंने उसी की तरह है। ठीक है, बस हमें इसका रिलेशन निकालना है, जिसकी डायमेंशन जो रिलेशन होगा उसकी डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, लेंथ की डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। तो पहले तो मुझे डायमेंशन पता होना चाहिए सी की, जी की और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पहले तो सी की डायमेंशन लिख देता हूँ। सी की डायमेंशन क्या होगी L1 t-1। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है। जी की डायमेंशन हम लिखेंगे तो जी की डायमेंशन देखो मैं पीछे लिख कर आया हूँ, अभी पीछे से लिख लेता हूँ। पीछे लिखी थी मैंने, ये रही m-1 L3 t-2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ m-1 L3 t-2। ठीक है, ये जी की डायमेंशन आ गई। अब आती है बात किसकी, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला जो आता था कहाँ से आता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आता था। एफ बराबर क्या होता था के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ Q1 Q2 की जगह तो क्या लिख दिया इसने ई, क्योंकि Q1 भी बराबर किसके है, Q1 Q2 बराबर किसके है ई के। ठीक है, तो यहाँ पर ई लिख दिया। तो F बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो क्या होगा, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आएगा एफ आर स्क्वायर। ठीक है, यानी इसकी डायमेंशन इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ मैं डायमेंशन लिख देता हूँ m1 L1 t-2। ठीक है, और यहाँ आएगा आपके पास L2। डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, L1 होगा लेकिन 2 मैंने अंदर डाल दिया। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन मेरे पास सॉल्व होकर आएगी m1 L3 t-2। ठीक है, ये किसकी डायमेंशन है, इसकी।
तो तीनों की डायमेंशन मिल चुकी है। अब कुछ नहीं, हमें रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कैसे निकालूंगा मैं, वही लिखूंगा, एल प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर लिखूंगा मैं जी और फिर लिखूंगा मैं सी। ठीक है, और इनकी वही पावर्स एक्स वाई जेड मान लेता हूँ सपोज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनकी डायमेंशन पुट करता हूँ यहाँ पर। देखो, तो इनकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या थी, M1 L3 T-2। ठीक है, और यहाँ इसकी पावर आ जाएगी x। फिर g की डायमेंशन लिखूंगा तो M-1 L3 T-2। ठीक है, और इसकी डायमेंशन आ जाएगी y, और c की डायमेंशन आएगी L1 T-1। ठीक है, और इसकी डायमेंशन आ जाएगी z। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनकी पावर्स को कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो पहले तो इनकी पावर का रिलेशन बनाऊंगा। तो देखो क्या आएगा, M0 L1 T0। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन को मैंने ऐसे लिख दिया है, बराबर यहाँ कितना आएगा, mx। अब x अंदर चल जाएगा, फिर यहाँ इसके लिए y अंदर चल जाएगा। ठीक है, तो जब बेस सेम होता पावर ऐड हो जाती है, पता है हमें। फिर l, फिर यहाँ लिखूंगा मैं 3x। ठीक है, फिर ये y अंदर चल जाएगा तो 3y। ठीक है, और फिर यहाँ आ जाएगा प्लस z। ठीक है, इसी तरीके से t के लिए करूंगा तो कितना आएगा, -2x -2y और -z। ठीक है, आप ये पहले इक्वेशन बनाकर देख लिया करो। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इनकी पावर्स को कंपेयर करना है। अगर पावर्स कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, x - y बराबर 0। ठीक है, इसी तरीके से 3x + 3y + z बराबर आएगा आपके पास 1, और आएगा -2x -2y -z बराबर आएगा आपके पास 0। जब मैं इन सबको सॉल्व करूंगा तो इन सबको सॉल्व करने पर मेरे पास आएगा x बराबर तो आएगा मेरे पास 1/2, y बराबर भी मेरे पास कितना आएगा 1/2, और z बराबर आएगा मेरे पास -2। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, अब ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो L प्रोपोर्शनल टू की आएगा, ध्यान दो, L प्रोपोर्शनल टू आएगा मेरे पास ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। ठीक है, g की पावर 1/2 और c की पावर -2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर तीनों की जगह पुट कर दिया, एक्स वाई जेड की जगह वैल्यूज पुट कर दी मैंने। ठीक है, अब आप देखो क्या रिलेशन बन रहा है इसका। रिलेशन बनेगा g और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, और साथ में क्या आ रहा है, 1/c²। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 1/c²। ये अंडर रूट में नहीं है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, देखो आप, पहला ऑप्शन में c² ऊपर है, ये नहीं होगा। दूसरे में c² नीचे, लेकिन इसमें g भी नीचे है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, c होगा ही नहीं, d ऑप्शन होगा, क्योंकि d ऑप्शन में c² नीचे है और g ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ये क्वेश्चन भी थर्ड एप्लीकेशन पर बेस्ड था और नीट 2017 में पूछा गया था ये। ठीक है, ज्यादा पुराना भी नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, ये भी नीट का ही सवाल है। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, देन डायमेंशन ऑफ मास। अब यहाँ मास की बात आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले वही जैसे हमने पीछे करा, में डायमेंशन पता होना चाहिए। तो F की डायमेंशन क्या होती है, M1 L1 T-2। ठीक है, V की क्या होगी, L1 T-1। ठीक है, और T की क्या होगी, T की तो T होती। ठीक है, अब इन डायमेंशंस को मैं पुट कर दूंगा, यानी M प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, F। इसके अलावा यहाँ क्या लिखूंगा मैं, V और T। ठीक है, और इनकी पावर्स वही मान लूंगा, x y z। ठीक है, अब कुछ नहीं करना मुझे, सारी जो डायमेंशन उन्हें इक्वेट करना है। तो यहाँ क्या आएगा, M1 L0 T0। ठीक है, बराबर प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या आएगा ही, फिर लिखूंगा M1 L1 T-2। ठीक है, उसकी पावर कितनी आएगी, सॉल्व पावर आएगी 1। फिर यहाँ आएगी L1 T-1 पावर y, और यहाँ क्या आएगा, T1 की पावर z। रिलेशन बनाओ फटाफट। तो यहाँ रिलेशन क्या बनेगा, mx। ठीक है, फिर आएगा Lx + y, और फिर आएगा T-2x -y + z। ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब जब मैं इस रिलेशन को सॉल्व करूंगा, इस रिलेशन को इक्वेट करूंगा पहले तो किनके साथ में, जो इधर की तरफ डायमेंशन की पावर है उनके साथ में, जो इनकी पावर है उसको इसके साथ में रिलेट करूंगा। ठीक है, कंपेयर करूंगा।
तो x बराबर तो कितना आएगा 1, ठीक है। x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 0, और -2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर भी क्या आएगा 0, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास आएगा x बराबर तो आएगा 1, y बराबर आएगा -1 और z बराबर आएगा 1, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इस वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, m प्रोपोर्शनल टू f1 v-1 और t1, ठीक है। कौन सा रिलेशन है देखो, एक मिनट, ये लास्ट डी ऑप्शन है, ठीक है। देखो f1 v-1 t1, बस खत्म बात, आसान से सवाल है। तो ये सवाल 2014 में पूछा गया था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप इसको लिख लेना। ये प्रोफाइल से बस मैं जो चीजें करा रहा हूँ ना, ये पूरे एक तरीके से छटे हुए सवाल है, ठीक है। छटे हुए सवाल तो मतलब बहुत अच्छे सवाल है। दूसरी बात ये है कि इनके अलावा कोई प्रोफाइल पूछी नहीं है अभी तक नीट के अंदर। तो जो मैं इस क्रैश कोर्स में कवरेज ले रहा हूँ जिन क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चंस या उस जैसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है कि हम जाने कौन कौन सी किताबें सॉल्व करें, जाने क्या करें। कोई जो है एररलेस सॉल्व करने लग जाता है, कोई क्या सॉल्व करने लग जाता है, तो वो उसमें हजारों तरीके के सवाल हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ क्रैश कोर्स में वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो नीट में पहले पूछ रखे हैं, मतलब उस जैसे ही सवाल आपको अब मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया आ जाएगा, क्योंकि जो जितने भी साल हो गए नीट को चलते हुए या AIPMT को, उतने सालों में ये 3 प्रोफाइल पूछी गई हैं, ठीक है। ये तीनों प्रोफाइल मैंने करा दी। अभी एरर कराऊंगा उसमें भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके अंदर भी जो जो प्रोफाइल पूछी है वो ही बताऊंगा आपको मैं। ऐसा नहीं, क्वेश्चन तो हजारों बन सकते हैं एरर के अंदर, लेकिन मैं वो नहीं बताने बैठ रहा आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको खाली वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो क्वेश्चंस नीट में ज्यादातर पूछे गए हैं, जो प्रोफाइल पूछी गई हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन गिवन है, इफ सरफेस टेंशन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and Planck's constant h were to be taken as fundamental units, the dimensional formula of linear momentum would be, ठीक है। अब ये जो सवाल है ये जेई मेन में पूछा गया था 2019 में, ठीक है। अच्छा सवाल है उसी प्रोफाइल का, लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, सरफेस टेंशन निकालना है तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एस बराबर होता है F/L, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। याद होगा आपको, F बराबर FL हुआ करता तो S बराबर F/L आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी डायमेंशन देख लेता हूँ मैं, तो S की डायमेंशन क्या होगी, M1 L1 T-2, तो ये आ गया और नीचे आ जाएगा L1। तो इसकी डायमेंशन आएगी, इसकी डायमेंशन M1 L माइनस सॉरी T-2, क्योंकि L तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई डायमेंशन सरफेस टेंशन की, ठीक है। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला mr² ही होता है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, M1 L2, आर क्या होती थी, डिस्टेंस हुआ करती थी, ठीक है। और अब प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन लिखूंगा तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन हम पीछे भी लिख कर आए हैं, M1 L2 T-1, ठीक है। ये प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन है। तो अब ये तीनों चीजें मुझे किसके बराबर रखना है, लीनियर मोमेंटम के, यानी लीनियर मोमेंटम को मैं स्मॉल p से डिनोट कर रहा हूँ, जो प्रोपोर्शनल होगा किसके, एस के, एच के और आई के, और इनकी पावर्स वही मान लूंगा एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मोमेंटम की डायमेंशन लिखना है। तो मोमेंटम की डायमेंशन तो क्या होगी, देखो m1 और m भी हुआ करता था मोमेंटम का फॉर्मूला, p बराबर m भी, यहाँ पर भी चलो मोमेंटम की डायमेंशन भी लिख देता हूँ फटाफट। तो आएगी m1 L1 T-1, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ m1 L1 T-1, ठीक है। ये तो मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एच की डायमेंशन लिखूंगा सरफेस टेंशन की, तो कितनी आएगी, m1 और T-2, ठीक है। और इसकी पावर x, फिर h की कितनी है, m1 L2 T-1 की पावर है y, और i की कितनी आएगी यहाँ पर, m1 L2 की पावर z, ठीक है। ये तीनों चीजें मेरे पास आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इनको इक्वेट करूंगा, इन पावर्स को अंदर डालूंगा पहले तो, और फिर इक्वेट करूंगा। तो अगर पावर्स अंदर जाती हैं तो क्या आएगा, देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, m x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर एल के लिए लिखूंगा तो
एल कितना आएगा, देखो यहाँ एल तो है ही नहीं, यहाँ पर है खाली एल, तो यहाँ कितना आएगा 2y, और यहाँ पर ये 2z आएगा, यहाँ पर कितना आएगा ये 2z, ठीक है। और t के लिए कितना लिखूंगा, यहाँ -2x, ठीक है। फिर यहाँ आएगा आपके पास -y, ठीक है, और यहाँ पर तो t है ही नहीं। तो ये आ गई आपकी पावर्स का रिलेशन, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, इन सबको इक्वेट करना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर तो कितना आ जाएगा आपके पास 1। m की पावर्स, ये वाली पावर्स मैंने इसके इक्वेट कर दी, ठीक है। फिर इसके बाद में 2y और 2z बराबर कितना आ जाएगा, ये भी 1 आएगा, ठीक है। देखो l की पावर और ये बराबर कर दे, और लास्ट में मेरे पास क्या है -2x माइनस वाई बराबर कितना आएगा -1, ठीक है। बस काम खत्म हो गया। अब इनको सॉल्व करूंगा तो x बराबर मेरे पास सॉल्व होकर आएगा 1/2, y बराबर सॉल्व होकर आएगा मेरे पास 0, और z बराबर सॉल्व होकर आएगा मेरे पास 1/2, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो p प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, x 1/2, ठीक है, h 0 और i 1/2। देखो कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, तो पहले फॉर्मूले में 3/2 h की पावर ये नहीं होगा, दूसरे में x की पावर 1/2 है, i की पावर कितनी 1/2 और h 0, ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, ये डायमेंशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आगे मैं एरर स्टार्ट कर लूँ, लेकिन एरर स्टार्ट करने से पहले मैं डायमेंशंस की आपको थोड़ी सी लिमिटेशन बता दूं। पहली लिमिटेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये k की जो है वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, एक लिमिटेशन तो ये है। दूसरी लिमिटेशन ये है डायमेंशन की कि ये 3 रिलेशन से ज्यादा हम इसका रिलेशन ड्राइव नहीं कर सकते, 3 फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा, सॉरी 3 फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा इसका रिलेशन ड्राइव हम नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन कराए उसमें 3 ही लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, चौथा नहीं लिया, यहाँ पर चौथी फिजिकल क्वांटिटी नहीं ली, तो ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है। अगला ड्रॉबैक ये है इसका कि हम इसके अंदर प्लस माइनस नहीं कर सकते थे। आपको याद होगा मैंने होमोजेनिटी के प्रिंसिपल में बताया था कि एल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, आपको याद होगा। और हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे एल बराबर एल प्लस एल आ रहा है तो यहाँ पर हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, ये 2l नहीं करेंगे इसे, ठीक है। ये चीज होमोजेनिटी के प्रिंसिपल में मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक मैं यहाँ आपको क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के रिलेशन नहीं निकाल सकते डायमेंशन के द्वारा, ठीक है। ये सब ड्रॉबैक्स हैं, आप इनको जो है पॉइंट बना के लिखते रहें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको ड्रॉबैक्स भी क्लियर हो गए हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एरर। एरर क्या है, देखिए सिंपली हम जानते हैं एरर के बारे में, जो भी असल वैल्यू होती है और जो हमने नापी है उनमें जो भी चेंज आ रहा होगा वो एरर कहलाता है। तो चेंज कैसे निकालेंगे हम, एरर बराबर क्या होगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अब एरर 3 तरीके के हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। वैसे तो और भी होते हैं, रैंडम एरर और जाने कौन कौन से हैं, पर्सनल एरर्स और बहुत सारे एरर्स हैं, लेकिन हम उन एरर्स की बात नहीं कर रहे, वो तो डेफिनेशन वाले हैं, ठीक है। आपको याद भी होना चाहिए वो एरर्स, आपने अगर ढंग से पढ़ा हो तो। इंस्ट्रूमेंटल एरर और जो है एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से एरर, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वो वाले एरर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मैथमेटिकल एरर है उनकी बात कर रहा हूँ। तो पहला है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन होती है हमारी उन सबका मीन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए बार क्या है, मीन है, सारी मैंने ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दिया, यानी रीडिंग्स को ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, देखो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मैं क्या, एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखता हूँ मैं, डेल A1। डेल A1 बराबर क्या होगा, जो मीन वैल्यू है, जो मीन वैल्यू है ये हमारी, वो माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मीन में से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दूंगा। इसी तरीके से सेकंड ऑब्जर्वेशन निकल जाएगी, इसी तरीके से nth ऑब्जर्वेशन निकल जाएगी, ठीक है। अब ये तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गया, लेकिन हम एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकालते हैं हम। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जितनी भी हमारे एब्सोल्यूट एरर थे उन सबको मैं ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दूंगा, तो वो भी क्या मिल जाएगा मुझे, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्यों निकालते हैं हम, ध्यान दो, कोई भी अगर टर्म आएगी तो हम एरर को किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान देना आप। एरर को हम कभी भी अकेला नहीं लिखते हैं, मतलब जो भी वैल्यू आती है हमारे पास उस वैल्यू को हम एक साथ जोड़ के लिखते हैं। जैसे सपोज मान लो मेरे पास मैंने कोई लेंथ निकाली, ठीक है, तो मैं लेंथ को कैसे लिखूंगा, सपोज 2.48 प्लस माइनस 0.01 मान लेते हैं हम, ठीक है। ये मैंने कुछ वैल्यू लिखी है और ये मीटर में है, तो ये तो लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। और ये एरर जो मैंने इस तरीके से सॉल्व करके निकाला है
ये वो एरर है। असल में देखो ये चीज तो क्या है, मीन है, या देखो ए बार लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या निकाला है मैंने, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट डेल ए बार लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये चीज आप कंपेयर करो, ठीक है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाली जो चीज होती है इधर वाली, ये तो क्या होता है, एरर होता है इधर वाला, ठीक है। और ये एक्चुअल वैल्यू होती है। असल में ये एक्चुअल नहीं है, ये मीन निकाली है हमने, मीन वैल्यू है ये, ठीक है। ये मीन वैल्यू है और हम उसे एक्चुअल मानते हैं मीन वैल्यू को, ठीक है। और जो यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको हम एरर कह देते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और ये क्या है, मीन, ठीक है, सिंपल मीन जो निकालता है, अर्थमेटिक मीन। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। यानी आपको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन में आएगी। जब आपके सामने ये फॉर्म लिखी हुई हो तो आपको समझ जाना है कि ये वाली चीज तो क्या है, आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। मतलब मीन जो निकाल रखा है उसे एक्चुअल वैल्यू मानते हैं। और ये वाली चीज क्या है, आपकी एरर है, ठीक है। तो ये या तो क्वेश्चन में आपको दे सकता है ऐसी वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज के रूप में दे सकता है और ऑप्शन इस फॉर्म में दे सकता है, तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। और जो एक्चुअल वैल्यू हम वो कैसे निकालते हैं, मीन से निकालते हैं, ये बात भी क्लियर हो गई है। अब देखो हम रिलेटिव एरर निकालेंगे। तो रिलेटिव एरर में सिंपल है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन कर दूंगा मैं, तो वो चीज कहलाएगी रिलेटिव एरर। ध्यान रखना, ये रिलेटिव एरर है, इसकी यूनिट नहीं होगी, यूनिट नहीं होगी इसकी, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे परसेंटेज एरर की भी यूनिट नहीं होगी। परसेंटेज एरर कुछ भी नहीं है, जो रिलेटिव एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वो परसेंटेज एरर हो गया, ठीक है। अब मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है, ए स्टूडेंट मेजर्स द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस of a simple pendulum 4 times. The data set is 90 second, 91 second, 95 second and 92 seconds. If the minimum division in the measuring clock is 1 second, then the reported mean time should be. मतलब ये कहा गया है कि एक स्टूडेंट है जो एक पेंडुलम लेता है और उसको 100 बार ऑसिलेट करता है, ठीक है, 4 बार, 100 बार ऑसिलेट करा 4 टाइम्स, ठीक है। और जो 100 बार ऑसिलेट करा उसमें जो टाइम पीरियड उसे मिलता है वो एक बार तो 90 सेकंड में 100 बार ऑसिलेट होता है, एक बार 91 सेकंड में 100 बार ऑसिलेट होता है, एक बार 95 सेकंड में ऑसिलेट होता है, एक बार 92 सेकंड में ऑसिलेट होता है। तो ये पूछा गया है कि बताओ इसके लिए कि जो टाइम लग रहा है मीन टाइम क्या होगा, असल टाइम क्या होगा ऑसिलेशन का। उसने उसने 100 बार ऑसिलेट जो करा है, कभी तो 90 सेकंड में हो रहा है, कभी 91 सेकंड में, कभी 95 सेकंड में, कभी 92 सेकंड में, ये अलग अलग वैल्यूज क्यों आ रही है। अब अलग अलग वैल्यूज आ रही है तो हमें कोई एक वैल्यू निकाल कर बतानी है कि एक वैल्यू क्या होगी उसकी, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको पीछे पढ़ा कर आया हूँ, देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में देखते हैं हम। हमें T1 दे रखा है, T1 बराबर है हमारे पास 90 सेकेंड, T2 बराबर है हमारे पास 91 सेकेंड, T3 बराबर है हमारे पास 95 सेकेंड और T4 बराबर है हमारे पास 92 सेकेंड। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, सबसे पहले इसका मीन निकालूंगा, मतलब मैं T बार निकालूंगा, ठीक है। यानी T बार कितना हुआ, 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 4। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 92 सेकेंड। मतलब इसका जो एवरेज टाइम आ रहा है, मीन टाइम जो आ रहा है इसका ऑसिलेट करने का, वो 92 सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक एक बात तो मुझे क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो एरर आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, कभी तो 90, कभी 91, कभी 95, तो ये जो एरर आ रहे हैं वो क्या कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीज हम पीछे पढ़कर आए। आप देखिए, पहले हमने एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकाल लिया करते थे, ठीक है। मीन निकालने के बाद में हम एब्सोल्यूट एरर निकालते थे। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता था, डेल ए वन बराबर क्या होता था, ए बार माइनस ए वन। मतलब मीन में से मैं जो वैल्यू है उसे सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी लिखूंगा, देखिए डेल T1 बराबर लिखूंगा मैं टी बार माइनस T1। इसी तरीके से डेल T2 बराबर लिखूंगा मैं टी बार माइनस T2। इसी तरीके से डेल T3 बराबर लिखूंगा टी बार माइनस T3 और डेल T4 बराबर लिखूंगा टी बार माइनस T4। अब यहाँ पर टी बार कितना है 92 और T1 कितना है आपके पास, देखिए 90। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 2।
ठीक है, 2 सेकेंड। इसी तरीके से 92 माइनस 91 करूंगा तो आएगा आपके पास 1 सेकेंड। इसी तरीके से 92 माइनस 95 करूंगा तो अब यहाँ आएगा -3, लेकिन अब -3 से नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ मैं +3 लिखूंगा। ठीक है, और वैसे भी टाइम भी नहीं हो, यहाँ पर कुछ और भी हो ना, तो हम यहाँ प्लस में ही लिखते हैं वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ एरर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब 92 माइनस 92 करूंगा तो कितना आएगा? 0। ठीक है, अब यहाँ तक ये मैंने एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लिया। एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद मैं क्या करता था, देखिए पीछे जा रहा हूँ मैं इसके बाद इसके भी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालता था। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता था? जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन सबको जोड़ के वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैं डिवाइड करता था। अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखिए तो मैं यही काम यहाँ कर रहा हूँ, यानी डेल टी बार निकालूंगा मैं। तो डेल टी बार कितना होगा? डेल T1 प्लस डेल T2 प्लस डेल T3 प्लस डेल T4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आएगा यहाँ पर? 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 अपॉन 4। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1.5 सेकेंड। ठीक है, बस हमारे पास ये मीन वैल्यू आ गई है और ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको देखूं तो पीछे हमने कैसे लिखा था, इसे ध्यान दो आप। हमने पीछे लिखा था ए बराबर ए बार प्लस माइनस डेल ए बार। ठीक है, मतलब मैं यहाँ लिखूंगा टी बराबर 92 प्लस माइनस 1.5 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम आ गया। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 92 प्लस माइनस 1.8, सेकेंड है 92 प्लस माइनस 3 सेकेंड, थर्ड है 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड और फोर्थ है 92 प्लस माइनस 5 सेकेंड। अब जो हमारा आंसर आया है वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, जबकि हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब कैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये करेक्ट है और ऑप्शन में नहीं है, तो या तो फिर सवाल गलत है या ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये सोचेगा इंसान, लेकिन ध्यान दो आप, मेन चीज इसने क्वेश्चन में एक और बोली है। यहाँ बोली है इफ द मीन डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक, मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड। यानी जो मिनिमम डिवीजन है वो कितना है? 1 सेकेंड। यानी जो घड़ी नाप सकती है वो कम से कम 1 सेकेंड को ही नाप सकती है, या फिर वो 2 सेकेंड को नापेगी, या फिर वो 3 सेकेंड को नापेगी, या फिर 4 सेकेंड को नापेगी। समझ में आ गई बात? यानी एक तरीके से अगर कहूँ तो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं नाप सकती, यानी कि 1.5 सेकेंड को वो नहीं नाप सकती, ना ही वो 1.8 सेकेंड को नाप सकती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह लिखूंगा t बराबर 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड। 2 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जो घड़ी है वो 1.5 तो नाप नहीं सकती, या तो वो 1 नापेगी या फिर वो 2 नापेगी। तो आप देखो यहाँ पर 92 प्लस माइनस 1 तो कहीं है नहीं। ठीक है, लेकिन 92 प्लस माइनस 2 है, तो ज्यादा करेक्ट आंसर ये सी वाला है। आई बात समझ में? ये ऐसे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, जेईई मेन 2016 में ये पूछा गया सवाल है, नीट में रिपीट हो सकता है। अब बच्चा जनरल देखिए ये सारा काम तो कर लेता है यहाँ तक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकर वो अटकता है कि अरे ये तो ऑप्शन ही नहीं है हमारा, जबकि हमने तो सब कुछ सही करा है। लेकिन के जो ऑप्शन के अंदर हमें वो वैल्यू दे रखी है जो चीज इसने इस क्वेश्चन में यहाँ छुपा रखी है। ठीक है, 1 सेकेंड बोला, मिनिमम डिवीजन ही कितना है? 1 सेकेंड। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ध्यान दो एक और बात, यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है? इस तरीके से लिखने का मतलब ये होता है कि टी में से एक बार 92 प्लस 2 करूंगा तो कितना आएगा? 94 आएगा, और ऐसे ही मैं इसे 92 माइनस 2 करूंगा तो कितना आएगा? 90 आएगा। यानी जो टाइम पीरियड होने वाला है वो कितना होने वाला है? 90 से 94 के बीच में। ये माइनस नहीं है, नॉट माइनस। ठीक है, नॉट माइनस, ये सिर्फ जो है एक डैश है। ठीक है, बताने के लिए कि इसकी रेंज 90 से 94 तक होगी। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप देख लीजिए वीडियो स्टॉप करके, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर लिख लेना। ठीक है, ये वो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मुझे लगा कि नीट में रिपीट हो सकता है, नीट में आ सकता है, क्योंकि जेई मेन के कुछ सवाल नीट में आते हैं। ठीक है, जेई एडवांस के भी आते हैं, जेई मेन के भी आते हैं। बताऊंगा मैं आपको जब कभी रिपीट हुआ होगा कोई क्वेश्चन तो बताऊंगा आपको। वैसे मैंने ऊपर जो क्वेश्चन कराए ना, वो क्वेश्चन जेई मेन के अंदर भी उस तरीके के पूछ रखे हैं।
और नीट में भी पूछ रखे हैं, तो आप इस और जेई मेन में भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो नीट में पूछ रखे हैं, तो आप मतलब इधर उधर चलता रहता है, कभी जेई मेन के नीट में तो नीट के जेई मेन में, ऐसे चलता रहता है। तो ये मुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया मैंने। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी क्वांटिटीज को हम ऐड कर देते हैं या फिर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड या फिर किसी पावर की तरफ से लिखते हैं या किसी भी जर्नल फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके एरर्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके एरर निकालने के फॉर्मूले यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, यदि हम ऐड करते हैं तो एरर्स भी सिंपली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यदि सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इस केस में भी एरर ऐड होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा ये चीजें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी क्वांटिटीज को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड या किसी भी फॉर्म में लिखें तो उनके एरर कैसे निकालेंगे वो चीज हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज मैं बात करता हूँ एडिशन की। एडिशन के केस में देखो, मान लेते हैं कोई क्वांटिटी है ए प्लस माइनस डेल ए। ठीक है, दूसरा है बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ऐड करने पर क्या आएगा मेरे पास, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, ये मेरे पास आएगा, तो मैं इसको कहूंगा जेड। ठीक है, ये प्लस माइनस अपनी जगह है और इसको कहूंगा मैं डेल जेड। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। तो सिंपली मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पर दोनों जो क्वांटिटी का सम है वो और जो एरर्स का सम है वो एक साथ लिख दिया। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, देखो यहाँ पर z प्लस माइनस डेल जेड है। ठीक है, क्वांटिटी को ऐड कर दिया तो z आ गया, उसके एरर्स को ऐड कर दिया तो डेल जेड आ गया, और जैसा हम जर्नल लिखते हैं वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। जर्नल कैसे लिखते हैं पीछे बताकर मैं आपको आया हूँ। ठीक है, मैंने एरर स्टार्ट करा था जब आपको बताई थी ये बात। ठीक है, अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन के अंदर। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, यदि हम क्वांटिटीज को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो उनके एरर्स को हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब एरर्स को क्यों ऐड करते हैं ये मैं आपको बता दूं। पहली चीज, यहाँ पर माइनस भी आता है अगर हम इसका डेरिवेशन देखें तो, जो कि एनसीईआरटी में मौजूद है। यहाँ पर माइनस साइन भी आता है, लेकिन हमें क्या निकालना होता है हमेशा, मैक्सिमम एरर। कौन से एरर निकालते हैं हम यहाँ पर, हमेशा मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एड ही करते हैं। मैक्सिमम एरर निकालने के हमेशा क्या करेंगे, एड करेंगे। समझ में आ गई बात आपको। मिनिमम एरर निकालेंगे तो यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम निकालते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में हमेशा मैक्सिमम एरर निकालने को कहा जाता है ज्यादातर। ठीक है, या तो वो बोल देगा मैक्सिमम एरर निकालो, नहीं बोले तो ये अंडरस्टूड है कि आपको मैक्सिमम एरर निकालना है। ठीक है, तो ये बात हो गई एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, और ये दोनों इजी है, सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर की टर्म्स में। ज्यादातर कंप्लीशन में सवाल इन तीनों में से आते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का। z बराबर क्या है, ए बी। मैंने क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, डेल जेड अपॉन जेड बराबर डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, अब ये जो चीज है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म और साथ में आती है, डेल ए डेल बी अपॉन ए बी। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। ठीक है, आप ये फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी जिसमें आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कंडीशन, अब वो मैं बता रहा हूँ कौन सी कंडीशन है। यहाँ पर ही बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। कंडीशन ये है कि यहाँ पर हम जब डेरिवेशन करते हैं, एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन में है ये सारी टर्म लिखी हुई, आप देखना एक बार। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि हम इस टर्म को इग्नोर कर रहे हैं, ये वाली जो टर्म मैंने लिखी है इसको इग्नोर कर रहे हैं। और इग्नोर करने की उन्होंने वजह बताई है कि डेल ए और डेल बी दोनों ही बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। अब दोनों बहुत ज्यादा स्मॉल है तो है क्या असल में बात, कि डेल ए छोटा है, डेल बी भी छोटा है और ए भी बड़ा है। तो जब छोटी टर्म को बड़ी टर्म से हम डिवाइड करते हैं तो वो चीज बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, इसलिए हम उसे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। समझ में ही नहीं बात, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर दिया हमने तो ये मान लो कि हमने लगभग इसे जीरो के बराबर मान लिया। ठीक है, जीरो नहीं है, जीरो के बराबर मान लिया, इसलिए छोड़ दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास ओनली ये फॉर्मूला आ जाता है, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने डेल ए और डेल बी स्मॉल नहीं हुआ तो उस केस के अंदर हमें ये भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें आपको गौर करने वाली हैं। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अब बात क्लियर हो गई होगी।
ज्यादातर यही यूज होता है, लेकिन सवाल आपको पढ़ते वक्त ये चीज का ध्यान रखना है कि एरर स्मॉल है या एरर बड़ा है। ठीक है, अगर स्मॉल है तो सिंपली आप ये यूज कर लो, अगर बड़ा है तो ये भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, मुझे आपको नोटिस कराना थी ये बात, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप एनसीईआरटी से इसका डेरिवेशन देख सकते हो। सिमिलरली डिवीजन में भी सेम फॉर्मूला आता है, इसका डेरिवेशन भी एनसीईआरटी में है। यहाँ पर भी हमें मैक्सिमम एरर निकालना होता है, इसलिए हम प्लस का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। दूसरी बात, ये टर्म इस तरीके की यहाँ पर भी आती है और उसे भी इसी वजह से इग्नोर किया जाता है, जो मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन के केस में बताया। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर तीनों केस में अजम्पशन चलते हैं। ठीक है, वो सिर्फ इसी बेस पे अजम्पशन चलते हैं कि डेल ए डेल बी बहुत स्मॉल है। अगर स्मॉल नहीं हो तो फिर मामला अलग होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ आपको क्वेश्चंस की। तो जो ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई है, मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, ज्यादातर सवाल इनमें से ही बनते हैं कंपटीशन में, चाहे आईआईटी के हो, चाहे नीट के हो, चाहे जेईई मेन के हो, इसमें से अच्छे सवाल बनकर आते हैं। ठीक है, और वो सवाल इतने सिंपल नहीं आते कि आप सिंपली कोई दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दो और बताओ क्या होगा एरर क्या नहीं होगा। वो सवाल बड़े घूम फिर के आते हैं। उसमें ये मान लो कि तीनों का मिक्सअप कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर तीनों का मिक्सअप कर देते हैं, और मिक्सअप करने के बाद में आपसे कहा जाता है कि बताओ इसके एरर बताओ। एक्सपोनेंशियल भी लगा देते हैं, अलग अलग चीजें लगा देते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको आगे क्वेश्चन हैं। ठीक है, वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है कि आप इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करो। ठीक है, पहली चीज याद रखो, फिर इनको यूज करो। ठीक है, तो वो बहुत गड़बड़ वाली बात हो जाती है और फिर इस तरीके से सॉल्व करने पे लेंदी भी बहुत हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। लेकिन अब मैं आपको इन सब चीजों से बचने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए इन सब के लिए, चाहे क्वेश्चन कैसी भी फॉर्म में हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं नीचे की तीनों चीजों की। वैसे भी एडिशन सब्सट्रैक्शन तो इजी है, ठीक है, लेकिन सवाल बनते नीचे वालों में से हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, वो ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बना हुआ हो, हम उसका सबसे पहले लॉग लेंगे, बोथ साइड लॉगरिथम लेंगे। ठीक है, लॉग लेने के बाद में हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब जब मैंने लॉग लेने के बाद में डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ओनली उसमें वैल्यूज पटकनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। अभी मैं आपको यूज करके बताऊंगा इसका, लेकिन इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि ओनली 95% क्वेश्चन इससे बन पाते हैं। ठीक है, 5% क्वेश्चन इस ट्रिक से नहीं बनते, उसमें हमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना होता है। ओनली 5% सवालों में लॉग का इस्तेमाल नहीं होता, ओनली डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है। तो मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हुई होगी कि हमें क्या करना है। शॉर्ट ट्रिक के अंदर ज्यादातर सवालों में लॉग और डिफरेंशिएशन दोनों लेना है, और कुछ सवालों में डिफरेंशिएशन लेना है। तो मैं इसके सवाल भी बताऊंगा आपको कि कैसे सवालों में डिफरेंशिएशन लेना है, और बाकी दोनों में लॉग और डिफरेंशिएशन का लेना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस गलती मत कर देना, शॉर्ट ट्रिक हर जगह नहीं लगाना है आपको। शॉर्ट ट्रिक यूज करो, लेकिन आंखें खोल के यूज करा करो। बच्चे ज्यादातर होते हैं कि शॉर्ट ट्रिक पे इतना यकीन कर लेते हैं कि वो कॉन्सेप्ट लगाना ही भूल जाते हैं, लगाते ही नहीं है, यूज ही नहीं करते, और शॉर्ट ट्रिक धोखा दे जाती है। ठीक है, तो ये चीज को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आंख बंद करके इसका इस्तेमाल करो, या ये कहो कि सर ने तो बता दिया था और ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, नहीं, मैं आपको 95% इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, 5% डिफरेंशिएशन से होता है, नहीं तो फिर फॉर्मूले लगाओ, आप ये कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको लॉगरिथम भी आना चाहिए और डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए। ये आता है तो आपका सवाल पक्का है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर तो आप ये फॉर्मूले यूज करो। अब एक और गौर करने वाली बात बता रहा हूँ, जब हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं तो इस केस में हम यूनिट लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि सिंपली यहाँ पर मान लो ए कोई लेंथ है और बी भी कोई लेंथ है, तो यूनिट आएगी और उसके एरर की भी यूनिट आएगी। ठीक है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड या पावर की टर्म में लिखते हैं तो यहाँ यूनिट्स नहीं लिखते। ठीक है, यूनिट्स नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि आप देख सकते हो एरर और जो क्वांटिटी वो दोनों डिवाइड हो रही है। ठीक है, मतलब ये है कि जो एरर है, सपोज लेंथ का एरर होगा तो वो भी मीटर में होगा, लेंथ खुद भी मीटर में ही होगी, तो मीटर अपॉन मीटर दोनों कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये हो जाएगी यूनिट लेस, ये तीनों चीजें हो जाएंगी यूनिट लेस। तो ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। सारी बारीक चीजें हैं जो बच्चे ज्यादातर याद नहीं रखते और गलती कर जाते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बात क्लियर कर रहा हूँ पहले। मेरे ख्याल से आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अब हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। अब
आपके सामने दो सवाल एनसीईआरटी के मौजूद हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरीके के ब्लू कलर के बॉक्स बने रहते हैं। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, ठीक है, 2.8 आप देख लेना एनसीईआरटी में। ये दोनों क्वेश्चंस में क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चंस है जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर बेस्ड है, ठीक है, ताकि मैं एक एक क्वेश्चन दोनों का करा रहा हूँ। जो पीछे मैंने आपको प्रॉपर्टीज करी है एडिशन और सब्सट्रैक्शन का निकालने का, एरर निकालने का, उसके ऊपर करा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए कि उन दोनों को कैसे यूज करते हैं। फिर बाकी ज्यादातर मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर के होंगे, ठीक है, और या उनका मिक्सअप होगा, वो आगे क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं थोड़े आसान वाले सवाल करा रहा हूँ ताकि आपका कवरेज हो जाए पूरा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन में है, असल में ये दो क्वेश्चन मिक्स थे, मैंने एक करके लिखा ओनली, ठीक है। इसका बचा हुआ क्वेश्चन मैं आपको आगे करूंगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में, ठीक है। अभी मैं खाली एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका बचा हुआ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नीचे करूंगा। देखो क्या है इस क्वेश्चन में गिवन, टू रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2, दोनों की वैल्यूज दे रखी है 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 दे रखा है 200 प्लस माइनस 4 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे जोड़ रखा है मैंने, सीरीज में जोड़ रखा है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था, आर एस बराबर R1 प्लस R2, मतलब सिंपली मैं उनको ऐड कर देता था रेजिस्टेंसेस को। तो R1 की वैल्यू मुझे दे रखी है 100 प्लस माइनस 3 ओम, तो मैं यहाँ लिखूंगा 100 प्लस माइनस 3, ठीक है। अभी यूनिट नहीं लगा रहा हूँ, तो यहाँ सिंपली प्लस आ जाएगा। R2 दे रखा है 200 प्लस माइनस 4, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 100 प्लस 200, ठीक है, और फिर आएगा यहाँ प्लस माइनस 3 प्लस 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 300 प्लस माइनस 7, ठीक है, और ये टोटल को मैं लिखूंगा ओम में, यूनिट ओम लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। देख सकते हो आप खुद, आपके सामने मैंने क्या करा है, सिंपली मैंने जो रेजिस्टेंसेज है उनको तो ऐड कराई है, क्योंकि फॉर्मूला खुद ऐड करने का है सीरीज कॉम्बिनेशन का। लेकिन जब ऐड करते हैं तो उसके एरर्स का क्या होता है, उसके एरर्स भी ऐड हो जाते हैं, ये मैं पीछे बता कर आया हूँ आपको, ठीक है। याद होगा ना, मैंने बताया डेल जेड बराबर क्या था, डेल जेड बराबर था डेल ए प्लस डेल बी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दिया है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। तो एक चीज तो हो गई, ठीक है, और मैंने यहाँ यूनिट भी लगाई है, देखो आपके सामने, ठीक है। अब दूसरी वाली देखते हैं सब्सट्रैक्शन की। इसमें क्या बोला गया है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर, T1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयरइन, ठीक है। मतलब आपको दो टेम्परेचर दे रखे हैं और इनका टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कोई भी एक बॉडी है, उसको थर्मोमीटर के अंदर उसके टेम्परेचर नापे और उनके अंदर एरर भी 0.5 और हमें उनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो सिंपली आपको पता होगा डेल टी बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1, डिफरेंस को डेल से शो करते हैं ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 50, अब मैं यूनिट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस 0.5, ठीक है, ये T2 लिख दिया मैंने। फिर यहाँ आएगा माइनस 20 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। अब ध्यान देना आप, मैं क्या करूंगा 50 माइनस 20 करूंगा पहले। तो जो क्वांटिटीज है उनको तो मैं सिंपली सब्सट्रैक्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पर वही प्लस माइनस आएगा और एरर्स को ऐड करूंगा। ये चीज मैं आपको पीछे बताकर आया हूँ, एरर्स को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो सॉल्व होकर क्या आएगा मेरे पास 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये चीज गौर करने वाली जो मैंने आपको यहाँ बताई है, ठीक है। क्वांटिटी जो हम असल वैल्यूज थी उनको तो हमने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट, लेकिन एरर्स को हमने ऐड कर दिया। ये बात मैंने पीछे बताई है आपको, देख सकते हो आप यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर हमने क्वांटिटीज को तो सब्सट्रैक्ट करा लेकिन एरर्स को ऐड करा है, ठीक है। तो ये बात बताना थी मुझे यहाँ पर, क्योंकि बच्चे यहाँ पर भी सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। एनसीईआरटी का आप देखना चाहो आपकी मर्जी, नहीं देखना चाहो आपकी मर्जी, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ये बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स खास करके एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी एक बुक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर्स occurred in a measurement of physical quantities A, B, C, D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then maximum percentage of error in the measurement X, where X बराबर, ये आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है will be, और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। सवाल ये है कि
आपके सामने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको नापा गया और नापने पर उसके अंदर जो एरर्स आए वो कितना है, 1%, 2%, 3% और 4%, ठीक है। और उनके बीच में रिलेशन दे रखा है ये, ठीक है, जो किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। और इस रिलेशन का मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, या फिर ये कहो कि मुझे x का परसेंटेज एरर निकालना है। रिलेशन का परसेंटेज एरर निकाल लो या फिर x का निकाल लो, क्योंकि वो जो रिलेशन है वो किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो x का परसेंटेज एरर निकालना है। अब एरर निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पर फंडा बता दूं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको वही शॉर्ट ट्रिक का यूज बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक से 2 मिनट में इसका आंसर निकल जाएगा, नहीं तो बहुत लेंथी होगा। आपको देखो ये फॉर्म हमने कहीं पढ़ी नहीं पीछे, लेकिन हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान में शॉर्ट ट्रिक क्या थी मैं आपको बता दूं, याद होगा आपको। हम पहले लॉग लेंगे, ठीक है, और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब लॉग का फंडा आपको पता होना चाहिए कि जब क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं लॉग लेने पे, और डिवाइड होती है तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो मेरे सामने लिखा हुआ है x बराबर a स्क्वायर b की पावर 1/2 अपॉन c की पावर 1/3 और d का क्यूब। ऐसा सवाल एनसीईआरटी में भी मौजूद है, ठीक है। तो मैं आपसे वही कहता हूँ, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए सवाल 2019 का, ये ज्यादा पुराना भी नहीं है, नीट का ही सवाल है, और ठीक है। देखो ध्यान दो, मैं क्या करूंगा, बोथ साइड लॉग लूंगा सबसे पहले। तो अब ये प्रोसेस ध्यान रखना, मैं थोड़ा आराम से समझाऊंगा इस सवाल को, ठीक है। तो बोथ साइड लॉग ले लिया मैंने, लॉग एक्स आ गया बराबर, इधर लॉग लूंगा तो लॉग, और ये टर्म लिख दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। ये टर्म मैंने लिख दी। अब मैं क्या करूंगा इसमें, ध्यान देना, आपको पता होगा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी कि जब कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और उनका लॉग ले लिया जाता है तो हम उनको प्लस करके लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर डिवाइड में होती है तो उन्हें माइनस करके लिख सकते हैं। देखो कैसे, मैं ऐसा लिख रहा हूँ इस टर्म को, लॉग एक्स अपनी जगह है बराबर, अब कैसे लिखूंगा इसको, लॉग ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस लॉग बी की पावर 1/2। फिर आएगा नीचे है ये, क्योंकि माइनस में डिवाइड में ना, इसलिए माइनस लगाऊंगा मैं, लिखूंगा लॉग सी की पावर 1/3, फिर लिखूंगा माइनस लॉग डी क्यूब, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लॉग की प्रॉपर्टी एक और है कि जब पावर्स होती हैं किसी नंबर पे, वो पावर्स आगे आ जाती है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, लॉग एक्स अपनी जगह है, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 लॉग ए प्लस, फिर 1/2 आगे आ जाएगा लॉग बी, माइनस फिर 1/3 आगे आ जाएगा लॉग सी, ठीक है, माइनस फिर 3 आगे आ जाएगा लॉग डी, ठीक है। यहाँ तक हमने लॉग का काम पूरा कर लिया है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन की कहानी बता देता हूँ मैं आपको। तो मान लो कोई भी टर्म आपके सामने लिखी है, सपोज लॉग यू लिखा हुआ है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो इसको डिफरेंशिएट करने में कैसे लिखूंगा मैं, डी लॉग यू, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो नीचे आ जाएगा डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/u du बाय dx, ठीक है। और अगर मैं dx से dx काट दूं तो क्या आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन, 1/u du। आ रही बात समझ में, क्या आ रहा है, 1/u du। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात आपको। अच्छा एक बात और बता दूं, मैं इस du को, जो आपके सामने ये du लिखा हुआ है, इसको मैं डेल u भी लिख सकता हूँ, डेल u अपॉन u, ठीक है। डेल क्यों लिखता हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम पढ़ के आए हैं कि हम लिमिट लेके डेल को स्मॉल डी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम लिमिट हटा दें तो वापस वो डेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट में ना, ये मान लो कि यहाँ से यहाँ आने पर मैंने लिमिट हटा दी, ठीक है, तो ये डेल में कन्वर्ट हो गया। अब ये बेसिक चीज है, डिफरेंशिएशन के डेप्थ की चीज है। अगर आपको डिफरेंशिएशन में डेप्थ में नहीं आता है तो आप इतना ध्यान रखो कि हम डी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डेल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं ये काम यहाँ पर करने वाला हूँ पूरा। अब ये चीज तो मैंने बताई थी आपको यू के लिए, ठीक है, लेकिन मैं ये चीज अब बता रहा हूँ यहाँ पर एक्स के लिए, ठीक है। एक्स के लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पर, 1/x और आएगा dx बराबर 2 अपनी जगह, 1/a dx, ठीक है, प्लस 1/2 1/b db माइनस 1/3 1/c dc माइनस 3 1/d और dd, ठीक है।
और अब इस डी को किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, डेल में, तो यहाँ आएगा डेल एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, बराबर 2 डेल ए बाय ए प्लस 1/2 डेल बी बाय बी माइनस 1/3 डेल सी बाय सी माइनस 3 डेल डी बाय डी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है सारी बात? ठीक है, माइनस का मैं अभी तक यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, लेकिन अब ध्यान दो, आप मैंने आपको बताया मैक्सिमम एरर, क्वेश्चन में भी बोला गया, देखो मैक्सिमम परसेंटेज एरर, अभी मैं पीछे पढ़ा कर आया हूँ आपको, मैक्सिमम होता है उस केस में सब कुछ प्लस कर दो, यानी यहाँ जो ये माइनस थे ये अभी तक तो लॉग की वजह से थे, लेकिन मैं अब इनको मैक्सिमम एरर होने की वजह से यहाँ पर क्या कर दूंगा, प्लस में कन्वर्ट कर दूंगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी आपको बहुत अच्छे से कि अब सब प्लस में हो गई, क्योंकि यहाँ मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम एरर निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम एरर क्लियर। अच्छा, अब ये मैक्सिमम भी हो गया, और मैक्सिमम में भी कौन सा निकालना, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए मैं बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 100 से। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ तक का काम हुआ आपका थ्योरी वाला काम, मतलब थ्योरी से मतलब जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो वाला काम हो गया। अब वैल्यूज फटकनी है, तो मुझे ये चीज तो निकालनी है। देख लो आप, एक्स का परसेंटेज एरर में निकालना, तो डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 ये निकालनी है मुझे अभी तो। ठीक है, अब ध्यान दो इनकी वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, बराबर 2 अपनी जगह है, डेल ए अपॉन ए, और ये 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो डेल ए अपॉन ए इंटू 100 क्या हो गया, ए का परसेंटेज एरर, और वो मुझे डायरेक्टली दे रखा है यहाँ पर कितना, 1%। ठीक है, ये 100 जब जैसे ही अंदर आएगा ना, तो होगा क्या, देखो मैं एक लिख के बता देता हूँ चलो आपको, तो डेल ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है, प्लस 1/2 डेल बी अपॉन बी इंटू 100, ठीक है, प्लस 1/3 डेल सी अपॉन सी इंटू 100, और 3 डेल डी अपॉन डी इंटू 100। ठीक है, और ये सारे क्या है, परसेंटेज एरर, ए का, बी का, सी का और डी का, ये मुझे दे रखे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 2 इंटू 1, अब ये चीज कितनी है, 1, देखो ये लिखी हुई। ठीक है, फिर यहाँ लिखूंगा प्लस 2, 1/2 अपनी जगह है, और डेल बी अपॉन बी कितना है, 2%, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंटू 2, प्लस 1/3 अपनी जगह, डेल सी अपॉन सी कितना है यहाँ पर 3, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंटू 3, प्लस फिर यहाँ आएगा 3, और डेल डी अपॉन डी कितना है यहाँ पर, इंटू 4, सारे परसेंटेज के अंदर है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व हो गया, देखो ये 2 से 2 कट गया, और 3 से 3 कट गया, तो ये 2 1 जा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपके पास 3 इंटू 4, ये हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, इनको सॉल्व करने पर मेरे पास आएगा 16%। ठीक है, मतलब कि अगर कहूँ तो डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, यानी एक्स का परसेंटेज एरर कितना आया मेरे पास, 16%, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, 2019 का सवाल है, देख लो आप, शॉर्ट ट्रिक से आसानी से हो गया। ये इतना लंबा इसलिए लगा, इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये मैंने आपको डिटेल में बताया, लेकिन अगर आपकी लॉग पे और डिफरेंशिएशन पे अच्छी कमांड है ना, तो ये बहुत चंद सेकंड में, यानी मैं कहूँ तो 30 सेकंड से भी कम में हो जाए ये सवाल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसको लिख लो अच्छे से वीडियो पॉज करके, और हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है, ए सर्टेन बॉडी वेट 22.42 ग्राम एंड हैज ए मेजर्ड वॉल्यूम 4.7 सेंटीमीटर क्यूब, द possible error in the measurement of mass and volume are 0.01 gram and 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, then maximum error in the density will be, मतलब आपको मास दे रखा है, ठीक है, और मास का एरर दे रखा है, और वॉल्यूम दे रखा है, और वॉल्यूम का एरर दे रखा है। अगर मैं लिखूं इसे तो ऐसा लिखूं, m बराबर कितना होगा, 22.42 प्लस माइनस 0.01। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसे, और जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है, 4.7 प्लस माइनस 0.1 सीसी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मुझसे कहा गया है कि मुझे डेंसिटी का मैक्सिमम एरर बताना है, देखो यहाँ पे भी मैक्सिमम बोला गया है, तो सिंपली मैं जानता हूँ डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, रो बराबर एम बाई वी। ठीक है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम हम जानते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसका वही पुराना काम, सिंपली मैं यहाँ का लॉग लूंगा बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड जब लॉग लूंगा तो क्या होगा, लॉग
रो बराबर लॉग m माइनस लॉग v, ठीक है। और अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो डिफरेंशिएट करने पे अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं डेल v डेल रो अपॉन रो बराबर डेल m अपॉन m, माइनस के बजाय मैं यहाँ क्या कर दूंगा प्लस, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम एरर है, ठीक है। और डेल v अपॉन v, खत्म बात, वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर। तो डेल रो अपॉन रो तो मुझे निकालना है, ठीक है। अच्छा ये भी मुझे परसेंटेज के अंदर निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसे, डेल एम कितना दे रखा है मुझे 0.01, ठीक है। तो 0.01 अपॉन एम कितना है 22.42, ठीक है, प्लस डेल भी कितना है 0.1, ठीक है, देखो ये लिखा हुआ 0.1, ठीक है, अपॉन और भी कितना है 4.7, ठीक है। और ये आ गया यहाँ पर आपका 100, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास आएगा 2%, ठीक है, खत्म बात, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। ये 1991 में बहुत पहले पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन है जेई मेन 2019 का, ठीक है। पहली चीज आपको बता दूं, जनवरी में पूछा गया था, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर मेजर्ड बाय मीटर स्केल 2b। ये वैल्यू दे रखी है आपको डायमीटर की, और ये वैल्यू दे रखी है आपको लेंथ की, मतलब हाइट की, हाइट बोले तो वही लेंथ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका वॉल्यूम का मुझे वैल्यू बताना है सिग्निफिकेंट फिगर, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो सिंपली देखो मुझे क्या क्या गिवन है। डायमीटर मुझे गिवन है डी बराबर कितना है 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कहो या लेंथ कह दो, वो मुझे कितनी गिवन है 34.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखो वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो v बराबर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। अगर डायमीटर की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू एल, और क्या लिख दूंगा पाई डी स्क्वायर एल बाय 4, ठीक है। अब मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ इस फॉर्मूला पुट करता हूँ, क्योंकि मुझे वॉल्यूम निकालना है फर्स्ट। तो v बराबर कितना होगा 22.7 इंटू, अब d की जगह कितना लिखूंगा पहले तो 12.6 का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये रही 12.6, ठीक है, अपॉन नीचे 4 अपनी जगह है, और लेंथ कितना आ जाएगा 34.2, ठीक है, 34.2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आएगा 4266 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये मेरे पास सॉल्व होकर आएगा, लेकिन मुझे सिग्निफिकेंट फिगर इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं इसको कितना लिखूंगा 4260, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर बोला है मुझसे, तो मैं 4260 इस्तेमाल करूंगा, क्यों, सिग्निफिकेंट फिगर की वजह से, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर की वजह से। अब यहाँ तक मेरे पास वॉल्यूम मिल चुका है मुझे, यानी आधा काम हो गया। अब मुझे वॉल्यूम का एरर निकालना है, तो वॉल्यूम का एरर निकालने के लिए मैं यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, v बराबर पाई डी स्क्वायर एल बाय 4, ठीक है। लॉग लूंगा बोथ साइड, तो क्या आएगा लॉग v बराबर लॉग पाई प्लस, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये जो d है इसका लॉग डी स्क्वायर आएगा, तो डी स्क्वायर का 2 पहले ले लेता हूँ मैं, 2 लॉग डी। अब ये सब चीजें देखो एक्सपर्ट होने पर आएगा, जब आप लॉग में एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा लॉग एल और यहाँ आएगा माइनस लॉग 4, ठीक है। और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल वी अपॉन वी बराबर इसका हो जाएगा 0, फिर यहाँ आएगा 2 डेल डी अपॉन डी प्लस डेल एल अपॉन एल, ठीक है, और यहाँ जाएगा माइनस 0, ठीक है। अब कुछ नहीं, सारी वैल्यूज मुझे लिखना है, तो डेल वी अपॉन वी कितना है मेरे पास 4260, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखूंगा मैं, बराबर 0 अपनी जगह है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा वही प्लस, ठीक है, 2। अब डेल डी कितना दे रखा है मुझे 0.1, ठीक है। तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा 0.1, ठीक है। और डायमीटर कितना दे रखा है मुझे 12.6, देखो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा 12.6 प्लस, फिर डेल एल की जगह कितना लिखूंगा मैं 0.1, ठीक है। और एल की जगह कितना आएगा 34.2, ठीक है, 34.2, ठीक है। और अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डेल वी बराबर मेरे पास आएगा सॉल्व होकर 80 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये सॉल्व होकर आएगा मेरे पास 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं पूरा वॉल्यूम लिखूं एरर वेरर सबके साथ में, तो वो कितना लिखूंगा मैं, देखो
4260 ± 80 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देख लो आप। तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से कौन सा है, ऑप्शन बी है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात बहुत अच्छे से। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। देखो अभी तक मैं सारे ट्रिक से काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी विदाउट ट्रिक कुछ भी काम नहीं है, बस इसमें लॉ और डिफरेंशिएशन में एक्सपर्टनेस होना चाहिए। और देखो ये जो फॉर्म लिखना सिखाई थी ना मैंने, उसका यूज भी आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं v निकाल चुका हूँ और इस फॉर्मूले से डेल v निकाल चुका हूँ और इस फॉर्म में मैंने लिख दिया है। मैंने आपको शुरू में बताई थी बात, एरर स्टार्ट करी थी जब। ठीक है, ये फॉर्म लिखना सिखाई थी। तो ये बात का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है ए स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन ए गिवन टाइम। ठीक है, एक स्टूडेंट है, मेजर करता है कोई डिस्टेंस को फ्री फॉल में। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, और वो शुरू में रेस्ट पर थी, मतलब अगर कहूँ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, यानी u बराबर क्या होगी, 0। ठीक है, इन ए गिवन टाइम, किसी टाइम में वो नीचे आ रहा है। ठीक है, he uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity। अब वो g को मेजर करेगा इस डाटा से। if the maximum percentage error in measurement of distance and time are E1 and E2 respectively, मतलब डिस्टेंस नापने में जो एरर मिल रहा है वो कितना है, E1 है, और टाइम नापने में जो एरर मिल रहा है वो कितना है, T2 है। द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जी, तो जी का परसेंटेज एरर निकालने के लिए सॉरी जी का परसेंटेज एरर क्या होगा, इन सब की हेल्प से। मेरे सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए E1 E2 की फॉर्म में। ठीक है, ये AIPMT 2010 में पूछा गया है, जब प्री और मेन अलग अलग हुआ करते थे, उस दौरान पूछा गया, और अच्छा सवाल है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। देखो अच्छा तो क्या है, तो आसान ही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा घुमा रखा है बस। ठीक है, तो आपको पता होगा कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो 3 इक्वेशंस यूज करते हैं हम। ठीक है, सिंपली मोशन की जो 3 इक्वेशन है उसमें से इस केस में मैं सेकंड वाली इक्वेशन यूज करूंगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ, ऊपर से नीचे आ रही है, फ्री फॉल की कंडीशन है, तो हाइट मान लेता हूँ, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, h। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 इंटू टी। ठीक है, प्लस 1/2, और जब नीचे आ रही है फ्री फॉल है तो यहाँ कितना आएगा, g, और यहाँ आएगा t स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी चीज है, यानी मेरे पास h बराबर कितना आ गया, हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, ये मेरे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में खास बात ये इक्वेशन दे नहीं रखी थी, आपको पहचानना थी, तो इक्वेशन मैंने बना ली। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड लॉग लूंगा। ठीक है, वही सिंपल, अब शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे हम, लॉग h 1/2 अपनी जगह। ठीक है, लॉग, या ऐसे लिखता हूं मैं, log 1/2 प्लस log g प्लस log t स्क्वायर। ठीक है, और अब ये 2 आगे आ जाएगा तो मैं यहाँ लिखूंगा log h बराबर log 1/2 प्लस log g प्लस 2 log t। ठीक है, और अब डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डेल एच अपॉन एच बराबर ये हो जाएगा 0 प्लस डेल जी अपॉन जी। ठीक है, प्लस 2 डेल टी अपॉन टी। तो मुझे निकालना क्या है, डेल जी अपॉन जी, वो भी परसेंटेज में, तो मैं इसको इधर लेकर आऊंगा, ट्रांसपोज करूंगा तो क्या बनेगा, देखो डेल एच अपॉन एच। ठीक है, -2 डेल टी अपॉन टी बराबर डेल जी अपॉन जी। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक और ध्यान देना। ठीक है, डेल एच अपॉन एच। ठीक है, और यहाँ पर हम माइनस की जगह प्लस लिखूंगा, क्योंकि मुझसे मैक्सिमम परसेंटेज एरर कहा गया है, निकालना कौन सा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो यहाँ प्लस लगाऊंगा। फिर लिखूंगा मैं 2 डेल टी अपॉन टी। ठीक है, बराबर डेल जी अपॉन जी। ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या कर दूंगा, साथ में 100, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो डेल एच अपॉन एच इंटू 100 मुझे कितना गिवन है, E1 प्लस 2 डेल टी अपॉन टी मुझे कितना गिवन है, 2 तो अपनी जगह रह जाएगा, डेल टी अपॉन टी इंटू 100 कितना है, E2। ठीक है, बराबर कितना आएगा, डेल जी अपॉन जी इंटू 100। बस यही परसेंटेज एरर निकालना है, जो कि कितना आ रहा है, E1 प्लस 2E2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल था जो AIPMT मेंस का था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करें और इसको लिखना अच्छे से। यहाँ पर मैंने माइनस की जगह प्लस क्यों लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम एरर है, मैक्सिमम एरर, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कई बार।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन एज ईटी बराबर ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी। ये मुझे एक फंक्शन दे रखा है ईटी बराबर ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी वेयर अल्फा बराबर है 0.2 पर सेकंड। द मेजरमेंट ऑफ ए हैज एन एरर ऑफ 1.25% if the error in the measurement of time is 1.50%, the percentage error in the value of et 8t बराबर 5 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मुझे ये कहा गया है कि एक फंक्शन है et बराबर एनर्जी है जो टाइम के फंक्शन में है, et बराबर कितना है ए स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल लिख दिया इसने, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जहां मुझे अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 0.2 पर सेकेंड। ठीक है, और मुझसे कहा गया है कि मुझे ईटी का परसेंटेज एरर निकालना है कब, जब टी बराबर कितना हो 5 सेकेंड। ठीक है, और मुझे क्या क्या गिवन है, ए का जो मेजरमेंट में एरर आ रहा है वो कितना है 1.25%। ठीक है, और टाइम का जो परसेंटेज एरर है वो कितना है 1.50%। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ईटी बराबर कितना है, ईटी बराबर कितना दे रखा है हमें, ईटी बराबर है ए स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है, ये जेई एडवांस का सवाल है 2015 का। ठीक है, एडवांस का सवाल है 2015 का। ठीक है, अब मैं आपको इसको बता देता हूँ सॉल्व करने का तरीका। सिंपल से वही लॉग लेना है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ मैं लॉग लूंगा तो क्या आएगा, सिंपली लॉग ई लिख रहा हूँ मैं, टी नहीं लिख रहा यहाँ पर। ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा लॉग ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस लॉग ई की पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है, तो यहाँ लॉग ई ये रह जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ 2 आगे आ जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस और लॉग और ई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपको पता होगा ये लॉग है और ये एंटी लॉग है, तो दोनों खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस अल्फा टी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसको क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल ई अपॉन ई, ठीक है, बराबर 2 डेल ए अपॉन ए। ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, और यहाँ लिखूंगा अल्फा डेल टी। ठीक है, डी टी होगा ना, डेल टी लिख दूंगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ इस प्लस को मैं माइनस में, सॉरी इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम एरर निकालना है मुझे। ठीक है, मैक्सिमम एरर निकालना है, ये चीज मैंने आपसे पहले भी कही थी, अंडरस्टूड है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमें मैक्सिमम एरर निकालना है। देखिए यहाँ कहीं पर भी मैक्सिमम एरर निकालने के लिए बोला नहीं है, लेकिन हमें अंडरस्टूड है मैक्सिमम निकालना है। इसलिए यहाँ जो माइनस था उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, एक बात अब ध्यान दो, हमारे पास जितने भी एरर आया करते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पर हर जगह एरर निकालने के लिए डेल ए अपॉन ए, डेल बी अपॉन बी ये हुआ करता था। ठीक है, जैसे डेल ई अपॉन ए, लेकिन यहाँ पर ओनली डेल टी है, मुझे टी भी तो चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, अपॉन में टी लगा दूंगा और मल्टीप्लाई में भी अपने मन से टी लगा दूंगा। मैंने ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये सारी वैल्यूज मुझे गिवन है। ठीक है, एक बात और, मुझे यहाँ परसेंटेज में गिवन है, इसलिए ये 100 की फॉर्म में दे रखे, यानी डेल ई अपॉन ई इंटू 100, ये तो मुझे निकालना है। ठीक है, और 2 डेल ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है, प्लस अल्फा डेल टी अपॉन टी इंटू 100। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपली टी लिख दूंगा। ये सब चीजें मुझे गिवन है और मुझे ये चीज निकालना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 और डेल ए अपॉन ए इंटू 100 मुझे कितना गिवन है 1.25। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1.25। ठीक है, प्लस अल्फा मुझे कितना गिवन है 0.2, यहाँ 0.2 लगा दिया, और डेल टी अपॉन टी इंटू 100 मुझे कितना गिवन है 1.5। ठीक है, तो यहाँ 1.5 लिख दिया, और टी मुझसे कहा गया था 5 सेकंड पे निकालना, तो टी की जगह में कितना लिख दूंगा 5 सेकंड, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 4%। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको पूरी क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो और पूरा लिख लो अच्छे से। ठीक है, बस यहाँ इंपॉर्टेंट बात यही थी कि मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो एक तो ये टी से और टी से मल्टीप्लाई करना है, टी से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, एक बात। दूसरी बात, ये एक्सपोनेंशियल वाला सवाल भी आपके सामने आ गया। अब आपको याद होगा ऐसी कोई सी भी फॉर्म नहीं थी, ये ओनली शॉर्ट ट्रिक से हो रहे हैं सारे। एक्सपोनेंशियल में अपन ने देखा क्या पीछे कोई सी फॉर्म, कोई सी फॉर्म नहीं थी, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वाला टॉपिक पढ़ाया उसमें। ठीक है, सब जगह शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल हो रहा है, देख लो आप, वही लॉग लेते हैं, फिर वही डिफरेंशिएट करते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है, और आईटी का सवाल देख लो आप, हार्डली
ये तो मैं बोल के करा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर नहीं तो स्पीड से करें तो ये 30 सेकंड में 40 सेकंड में आराम से ये सवाल हो जाए। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का है, और ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताऊंगा जहां हमारी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, ये चीज मैंने आपसे कही थी। ठीक है, और जहां शॉर्ट ट्रिक लगेगी वो क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं होगी। क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज R1 बराबर ये गिवन है और R2 बराबर ये गिवन है, आर कनेक्टेड। पहला दे रखा है इन सीरीज और दूसरा है इन पैरेलल। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज ऑफ द पहला दिया है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन, और आगे बोला गया है कि यूज करना है आपको रिलेशन R बराबर R1 प्लस R2 सीरीज के लिए, तो और पैरेलल के लिए यूज करना है 1/r डैश बराबर 1/r2 प्लस 1/r1 प्लस 1/r2। ये तो आपको याद होगा पैरेलल का फॉर्मूला, और इसके एरर निकालने का ये फॉर्मूला। ये कैसे आया मैं आपको बताऊंगा, ये एनसीईआरटी में भी आपको गिवन नहीं है ये चीज, ये टर्म कैसे है ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं, ये सवाल मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी का, और इसका सेकंड पार्ट में आपको नीचे कराऊंगा। ये मैं पीछे बोलकर आया हूँ शुरू में जब मैंने एरर के क्वेश्चन स्टार्ट करे थे, तो सीरीज वाला मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर बी वाला करूंगा, ओनली पैरेलल का। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, पीछे करा कर आया हूँ, आप देख लो पेज वीडियो को बैक ले जाकर। ठीक है, मैं ओनली पैरेलल वाला करूंगा यहाँ पर, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, और सेम चीज करने से क्या मतलब, पीछे भी करा कर ही आया हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मुझे 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 निकालना है। ठीक है, 1/r डैश कह दो या फिर 1/rp कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1/r डैश ही चलने देते हैं क्वेश्चन में अगर कहा है तो पहले तो मैं r डैश निकालूंगा, तो डायरेक्टली r डैश यहाँ से कैसे निकलेगा, देखो r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, अब r1 r2 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 100 और 200। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 100 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 200। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 66.7 ओम। ठीक है, ये तो आर डैश की वैल्यू आ गई। अब इसका एरर निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये टर्म यूज करनी है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दे दिया आपको, मान लो अगर नहीं दिया होता तो आप क्या करते। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हम इस चीज को। ठीक है, देखो मैं यहाँ साइड में बता रहा हूँ, 1/r डैश बराबर हमारे पास कितना है 1/r1। ठीक है, प्लस 1/r2। अब मैं यहाँ पर लॉग नहीं लूंगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब मैं डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो पता है मेरे पास क्या आएगा, देखो 1/r डैश का डिफरेंशिएशन आएगा 1/r डैश का स्क्वायर। ठीक है, और dr डैश। ठीक है, आप करके देख लेना, इसको ऊपर लेकर जाओ, r की पावर -1 हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व करो आप, तो अब -1 आ जाएगा। याद होंगे ना डिफरेंशिएशन की प्रोसेस, वो है आप देखना। डिफरेंशिएशन मैंने आपसे कहा था आना चाहिए। मैं यहाँ अभी अगर मैं डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा तो लेक्चर और लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी डिफरेंशिएशन नहीं बता रहा। फिर मैं इसे क्या लिखूंगा 1/r1 का स्क्वायर और dr1। ठीक है, प्लस 1/r2 का स्क्वायर dr2। ठीक है, ये सिंपली इसको मैंने क्या करा है यहाँ से यहाँ पर डिफरेंशिएट करा है। ठीक है, डिफरेंशिएट। ठीक है, यहाँ से यहाँ डिफरेंशिएशन करा है ओनली, और कुछ नहीं करा मैंने। ठीक है, लॉग नहीं करा है मैंने, लॉग का यूज नहीं करा है। ठीक है, तो देखो ये यही टर्म बन रही है। अब ये इसको डी आर डैश को मैं डेल में कन्वर्ट करूंगा तो डेल आर डैश अपॉन कितना जाएगा आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, बराबर डेल r1 अपॉन कितना आएगा डेल r1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस डेल r2 कितना जाएगा डेल r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी बात आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये फॉर्मूला कैसे बना। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों मैंने यहाँ पर लॉग नहीं लगाया और क्यों मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन लगाया। इसकी भी एक ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक आपको याद रखनी है खाली, वो ये है कि अगर कोई रिलेशन 1 अपॉन की फॉर्म में है, 1 अपॉन कुछ लिखा हुआ है नीचे, 1 अपॉन जैसे यहाँ था 1 अपॉन r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, इस फॉर्म के अंदर है, तो आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, लॉग का यूज नहीं करना है। लॉग का यूज करोगे तो मुश्किल हो जाता है निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर लो, लॉग का यूज नहीं होगा वैसे यहाँ पर, आप करके देख लेना। ठीक है, मैंने ट्राई करा इसके अंदर नहीं हुआ, तो आप लोग ट्राई करके देख लेना, चाहो तो लॉग का यूज नहीं होगा वैसे इसके अंदर, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन होगा। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। बस अब कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करना है यहाँ पर। तो डेल आर डैश बराबर कितना होगा, देखो अपॉन आर डैश की वैल्यू आ गई थी तो 66.7 का होल स्क्वायर।
ठीक है, बराबर डेल R1 कितना दे रखा आपको 3/100 का स्क्वायर। R1 कितना आपके पास है वो 100 है, ठीक है, तो यहाँ आएगा 100 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ फॉर्मूले मैंने गलती से डेल R लगा दिए इस जगह, ठीक है, प्लस फिर यहाँ कितना आएगा डेल R2 कितना 4/200 का स्क्वायर, ठीक है। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डेल R डैश बराबर मेरे पास सॉल्व होकर आएगा 1.8 ओम, ठीक है। तो सिंपली मेरे पास आ जाएगा टोटली सॉल्व होने के बाद में R की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है हमारा एरर का, थोड़ा लंबा हो गया ये लेक्चर, लेकिन मैंने आपसे कहा था कवरेज करते हैं तो सारी चीजें लेंदी हो ही जाती हैं, ठीक है। लेकिन इतना पढ़ने के बाद में अगर पिछली क्लास देखें हम तो वो 1 घंटे की थी, और ये क्लास देखें तो लगभग जो है 1:30 की हो रही है, यानी 1.5 घंटे की क्लास हो रही है, यानी 2.5 घंटे में आपका यूनिट डायमेंशन सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। आप इसके अंदर पूरा कवरेज आ गया। ये बहुत अच्छी सवाल मैंने ले लिए, आपको ट्रिक्स बता दी है, पॉइंट्स बता दिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस अब प्रैक्टिस आपका काम है, इसके बाद में आपको किसी भी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने एडवांस के भी ले लिए, एनसीईआरटी भी ले ली, जेईई मेन भी ले लिया, नीट के भी ले लिए, सब कुछ ले लिया, ठीक है। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।